अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। 50-50 किलो का, उसमें अंदाजा लगा लो फिर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे छोटे छोटे। ये तो सिर्फ 2 ग्राम बहुत कम वजन होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, सिमेटिक मीन वाला। अब ये फ्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता मुफ्ता। ये जो डिस्टेंस बचता है इसी को हम कहते हैं फ्री पाथ। इतने देर तक नहीं टकराया उसको हम कहेंगे फ्री पाथ। अचानक से यहाँ टक्कर हुआ तो मैं इस तरफ फेंका गया, आराम से जा रहा हूं मैं यूं करके। फिर यहाँ टकराया, टकराने का फिर फेंकाया। अगर गैस के मॉलिक्यूल को जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे तो हम जमीन वासी जितने भी है हम सांस लेने के मोहताज हो जाए। फिर हमें सांस लेने के लिए जमीन को सूखना पड़ेगा जा जाकर। डायमीटर के कंपैरिजन 300 टाइम दूर होता है। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल उसके अंदर से फुर फुर करके उड़ जाएंगे। तो इसका अच्छा, इसको मैं ना ड्राइव भी करवा दूंगा। आपके हो सकता है कोचिंग वगैरह के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कहीं पर भी आप पढ़ ले, उसको ड्राइव नहीं करवाया जाता है। केमिस्ट्री में भी ये डला हुआ, लेकिन लोग करवाते नहीं है। वो सब एक दूसरे पे टोपी डाल रहे होते हैं कि फिजिक्स वाला करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। अच्छा, इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन और मैटर के हवाले से बात की थी, और मैटर के पहले स्टेट यानी कि गैस के हवाले से हमने बात की थी कि गैस का ग्रीक वर्ड से हाउस से निकल कर आया है। फिर उसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, जब भी हम गैस को टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबसे पहला उसके अंदर आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है गैस को पढ़ने के लिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वैसे सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है, लेकिन सबसे अहम पोस्टुलेट जो पेपर के अंदर भी आता है और जो पढ़ाया जाता है वो होता है गैस के लिए। अब इसको अलग अलग नाम से कुछ लोग इसको शॉर्ट में केएमटी भी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर गैस के लिए कहना चाहो तो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी कह सकते हैं। काइनेटिक का मतलब अगर देखा जाए तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये काइनेटिक का जो वर्ड निकल कर आया, ये वर्ड होता ही कई जगहों में काइनेटिक एनर्जी वगैरह। तो काइनेटिक का वर्ड जो है ये मोशन के लिए है। और किस मोशन के लिए? मॉलिक्यूल के। जाहिर सी बात है, गैस है तो वो भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर कोई लिक्विड के लिए बात करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल भी है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड में भी मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद है। तो उनके मोशन वगैरह के हवाले से इसमें बात की जाती है इस थ्योरी पे। तो अब इसका जो आगाज है, सबसे पहले तो इसके अंदर डैनियल बर्नौली ने काम किया था बहुत पहले। अब ईयर वगैरह मैंने नहीं लिखा, इसके अलग अलग जगह 17th सेंचुरी वगैरह लिखा हुआ होता है। फिर 18th सेंचुरी में मजीद इसको एक्सटेंड किया मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के लिए, जो मैंने अभी जितनी भी थ्योरी की बात करूंगा, सॉरी जितने भी पोस्टुलेट से एजम्पशंस की बात होगी, ये सारे गैस के लिए वैलिड है। अभी लिक्विड और सॉलिड के लिए आप नहीं करेंगे। तो मैं पहले से ही इसके अंदर पॉइंट्स लिख के रखा है यहाँ पर। ये तो पहला पॉइंट है। इस तरह के आपको 7-8 पॉइंट जितने होंगे मैं आपको करवा दूंगा। तो लिख कर इसलिए रखा है क्योंकि लिखने में टाइम कंज्यूम होगा, आपका भी टाइम बचेगा। जाहिर सी बात है, मैं लिखूंगा भी तो आप वीडियो के टाइम में उसको आगे स्किप कर दोगे। तो मैं लिखने के जब मुझे लिखने का काम होगा पॉइंट्स को, तो मैं उस वीडियो को ऑलरेडी कट कर दूंगा ताकि आपका भी टाइम जाया नहीं और वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा कम हो जाए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, वहां जाकर आप निकाल सकते हो इसके प्रॉपर तरीके से। बेहतर यही कि जब आप लेक्चर सुनो तो लेक्चर के तमाम चीजें कॉपी में लिखो। पेपर के अंदर तो मखसूस ये वर्डिंग लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उससे डीप से एमसीक्यूज आ सकता है। डेप्थ से डेप्थ अंदर जाइएगा, अंदर घुसकर एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर सवालात से एमसीक्यूज निकाले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के लिए, कि जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा लार्ज नंबर होते हैं पार्टिकल्स के। पहले पॉइंट में यही लिखा हुआ आ रहा है, गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी। एक होता है स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टिनी का मतलब होता है इंतहाई छोटा। तो उसके अंदर टिनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? अगर जैसे 2 ग्राम भी अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, ज्यादा की बात भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन, आप इमेजिन करो 2 ग्राम बहुत कम होता है। अगर इसके अंदर पूछे जाए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल होंगे। अगर आप इसको आइडिया लगाओ तो आपके दिमाग में कितना आ रहा होगा? 2 ग्राम की हो सकता है किसी के दिमाग में 1000 आ रहा हो, किसी के दिमाग में 1 लाख आ रहा हो, किसी के दिमाग में 10 लाख आ रहा हो। ये सारी वैल्यू बेमतलब है, बहुत छोटी वैल्यू जिसने 10 लाख भी माइंड में सोचा है। अगर आपको निकालना है इसके अंदर मॉलिक्यूल का, तो एक फॉर्मूला होता है जो चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, ऐसा ही था, और मल्टीप्लाई बाई Na। मोल कितने, अच्छा मोल को हमने बदल दिया कितने ग्राम के लिए? 2 ग्राम के लिए।
और मोलर मास इसका निकालिएगा तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको कैलकुलेट करिए, जो आंसर आएगा वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये वैल्यू अगर आप इमेजिन करो, ये वैल्यू अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो ये वैल्यू असल में जो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, इस पॉइंट को 23 अगर एक्सपोनेंट वाला टॉपिक पढ़ा है 23 टाइम आगे लेकर जाएंगे। 602 2 बार ये आगे गया यहां से, बाकी और कितनी बार जाना है 21 टाइम। जब 21 टाइम आगे जाएगा तो 21 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब इसको पढ़ लो, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख फिर करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब आगे खरब आगे चल भी नहीं पा रहे। यानी कि सिर्फ 2 ग्राम की मैं बात कर रहा हूं, 2 ग्राम के अंदर इतने पार्टिकल मौजूद है तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे ही होंगे, तो इसलिए टीनी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर स्मॉल का वर्ड हम नॉर्मल यूज नहीं करते हैं। अब ये 2 ग्राम है तो आप सोचिए जो हम सिलेंडर में गैस वगैरह भरवा कर आते, कभी 2 ग्राम तो कोई भरेगा ही नहीं गैस। जो सिलेंडर में गैस भरवा के लाते, छोटे से छोटे सिलेंडर के अंदर भी 1 किलो 2 किलो गैस होता है, बड़ा सिलेंडर है तो 10 किलो, और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह में होता है 50-50 किलो का, उसमें अंदाजा लगा लो फिर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे छोटे छोटे। ये तो सिर्फ 2 ग्राम बहुत कम वजन होता है। तो पहले भी यही लिखा हुआ है कि गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये जो छोटे छोटे इसके नजर आ रहे, यही हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, दिखते नहीं इतने छोटे छोटे हमें। दूसरा इसके साथ ही लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉली एटॉमिक। क्या मतलब है, सबसे पहले देखते हैं मोनो एटॉमिक कौन होता है, बल्कि यहाँ पे बना हुआ है ऐसे गैसेस जो अकेले हो, जिसका कोई दूसरा पेयर ना हो, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं सिंगल में, ये असल में कहलाते हैं नोबल गैस के नाम से होते हैं। ये लोग है नोबल गैस है, ये ग्रुप 8A के एलिमेंट है, ठीक है, ये ग्रुप 8A के एलिमेंट है। इसको हम और भी कहते हैं हेलोजन के बराबर वाला नोबल गैस कहते हैं, और इनर्ट गैस के नाम से भी ये लोग जानते हैं। ये किसी के साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते, तो इसे ही हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। He2 नहीं लिख सकते, अगर किसी ने यहाँ पर He2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, किसी ने Ne2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अकेला, हीलियम अकेला रहना पसंद करता है, नियोन अकेला रहना पसंद करता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से वाले हैं, जिस कम 2 एटम के साथ मिलकर, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी नॉर्मल अकेला रहता नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अकेला अकेला नहीं रहेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते, मिलकर बनाते हैं H2 बनाते, तो इसको हम कहेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा गैसेस आपके तीसरी पॉसिबिलिटीज है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, जहां 3 एटम मिल जाए, जैसे कि वहां आपको नजर आ रहा होगा CO2 कार्बन, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन 3 एटम मिलकर क्या बना रहे, CO2, ये ट्राई एटॉमिक है। वहां पर चेक करो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 4 एटम मिलकर बना रहे, तो इसको हम कहेंगे टेट्रा एटॉमिक। ये मिलकर क्या बना रहे, NH3। यहाँ पर 3 एटम मिलके बन रहा है या 4 एटम, वहां पर 5 एटम मिलके बन रहा है पेंटा एटॉमिक। अब ऐसे पढ़ते रहेंगे तो वहां पर 14 एलिमेंट मिलके बन रहा है, तो हम 2 के बाद क्या करते हैं, पॉली का शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। पॉली का मतलब होता है जहां बहुत सारे एलिमेंट, तो पॉली एटॉमिक यानी कि जहां बहुत सारे एटम मिलकर बनेंगे उसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे वहां पे 14 एटम मिलकर बने, आप आगे जाइएगा तो और भी इससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये आपके पास इसी के अंदर पॉइंट के अंदर जब आएगा तो ये सब तो आपने नहीं लिखना है, आपने सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखना है। एक और इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा इन मास। अब दुनिया में कोई भी गैस, अगर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करें, अब दुनिया में ये कहीं पर भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे स्विट्जरलैंड में हो, चाहे एंटार्क्टिका में हो, ये ऑक्सीजन का जो मास होगा हर जगह एक ही जैसा होगा, हर जगह इसका जो साइज होगा वो एक जैसा होगा, हर जगह इसका शेप जो होगा एक जैसा होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन वो एंड बाद में लिख रहा है एंड डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस, ये गैस टू गैस डिफर है, यानी कि हाइड्रोजन का मास दुनिया भर में कहीं पर भी लोग एक जैसा होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो ये इससे जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। इसका अगर मास निकालोगे तो इसका निकलता है 32,
और इसका मोलर मास निकालोगे तो उसका 2 ग्राम निकल कर आएगा। अब हाइड्रोजन दुनिया में कहीं पर भी हो उसका 2 ही ग्राम निकल कर आएगा। इसका शेप एक ही जैसा होगा। ये हाइड्रोजन कहीं से भी आप हासिल करो, ये हाइड्रोजन कहीं से भी हासिल करो, इसका साइज वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा। ऑक्सीजन कहीं से भी हासिल करो, इसका साइज शेप और मास सेम मिलेगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से अलग होगा क्योंकि दोनों गैस अलग अलग है। इसका मास, इसका शेप वगैरह इसके कंपैरिजन अलग हो, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड डिफर फ्रॉम गैस टू गैस। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मास भी इससे अलग होगा, इसका वॉल्यूम भी इससे मास हो गया, साइज हो गया और शेप, तीनों चीज इसका अलग होगा। लेकिन अब एक बार नाइट्रोजन है ना, अगर इसको मैं, ये नाइट्रोजन इंडिया में है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। अब हम इन दोनों नाइट्रोजन को निकाल के चेक करेंगे, दोनों का मास सेम आएगा, दोनों का साइज सेम आएगा, दोनों का शेप सेम आएगा। तो पहला पोस्टुलेट यही हमारे पास मौजूद है, तो इसको जो लिखना है लिख लीजिए। अब मैं चलता हूं पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ गैस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल मूव करते रहेंगे, रुकते नहीं हैं। और रैंडम मोशन, जैसे कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस के मॉलिक्यूल ये है, ये यहाँ पर ये है, यहाँ ये है। अब ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि गैस का मॉलिक्यूल यहीं जाएगा, इसकी मर्जी है यहाँ जाए, इसकी मर्जी यहाँ जाए, इसकी मर्जी यहाँ जाए। रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। एक गैस दूसरे गैस से अच्छा खासा दूर होता है। कितना दूर होता है? 300 टाइम होता है। कैसे, ये भी मैं जब आगे जाऊंगा तो इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 5वें 6 में हम बात करेंगे कि दो के दरमियान कितना डिस्टेंस मुमकिन है कि हो सकता है। ये रैंडम मोशन होते हैं, कहीं पर भी गैस के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, यहाँ पर चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ पे चले जाए, जिसको जहाँ जाना है रैंडम डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ट्रेवलिंग द स्ट्रेट लाइन अंटिल they collide with each other or with the wall of container। ये जो गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर दिख रहे हैं हमें, ये गैस के मॉलिक्यूल तो कहीं पर भी जाएंगे, हो सकता है जाते हुए आपस में टकरा भी जाते हैं। ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि आपस में टकरा जाए, या कोई मॉलिक्यूल इससे किसी से भी टकरा सकता है। आपस में टकराएगा तो कम से कम ये होता है कि ये वॉल से टकरा जाता है, ये यहाँ पे जाएगा मूव करते हुए, इससे टकराएगा, टकराने के बाद इधर जाएगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ उससे टकराएगा, यानी कि इसके अंदर टकराव का सिलसिला चलता रहता है। और इस टकराने को हम कहते हैं कॉलिजन। अब इसके अंदर ये विद ईच अदर विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इसके बाद का जो ये वर्ड है ना, ये बड़ा कीमती है, मीन फ्री पाथ, कि ये कौन सा चीज है। कुछ लोग तो इसका ट्रांसलेट भी गलत ले लेते हैं मीन फ्री पाथ का। मीन का मतलब ना उनके दिमाग में आ जाता है मायनी। हम कहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, इस बात का मायने क्या है, तो वहां पे ये वाला मीन वहां आ जाता है। लेकिन ये वो वाला मीन नहीं है, ये मैथ वाला मीन है, अरिथमेटिक मीन। मैट्रिक क्लास में 9th क्लास में आपको मैथ में पढ़ाया जाता है मॉड, मीन, मीडियन। तो ये वो वाला मीन है, इसको अरिथमेटिक मीन फुल में पढ़ते हैं, ARITHMETIC, अरिथमेटिक मीन। और इसका आप लोगों का सिंबल याद हो तो एक्स के ऊपर बार रखकर किया जाता है, बार लगाया जाता है। एक होता है इस तरह से लगाया जाता है मॉड के लिए, नहीं ये होता है मीडियन के लिए, और ये होता है मॉड के लिए। फिलहाल ये दोनों तो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, मॉड, मीन, मीडियन साथ ही पढ़ाया जाता है। ये फ्री मीन का मतलब तो मैंने बता दिया, जो ये मायने वाला मीन नहीं, अरिथमेटिक मीन वाला। अब ये फ्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता मुफ्ता, कोई चीज फ्री में मिल जाएगा। ये वो वाला फ्री भी नहीं है। बाज़ औक़ात आप किसी जगह में जाते, कोई बंदा अकेले बैठा हो, उसके बराबर में एक चेयर होता है, तो हम उससे जाके बाज़ औक़ात पूछते, सर ये चेयर फ्री है? उस फ्री का मतलब ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं कि क्या ये चेयर मुफ्ते का है, उससे तो मैं पूछ रहा हूं जगह खाली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है फ्री। तो यहां पर खाली जगह के लिए इस्तेमाल किया गया फ्री के लिए। और पाथ का मतलब तो सभी नॉर्मल जानते हैं, रास्ता वगैरह कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्री का मतलब है खाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है, इसको बहुत अच्छे से आपने देखना है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे एक गैस का मॉलिक्यूल, एक ही को हम लेते हैं यहाँ, बल्कि एक काम करते हैं, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, वैसे गैस का मॉलिक्यूल तो मूव करता रहेगा, वक्ती तौर के लिए समझ लो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इस वो हो गया, रेस्ट हालत में रोका हुआ है। वैसे ऐसा मुमकिन नहीं, सिर्फ इमेजनरी समझने के लिए। एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ रुका हुआ है, एक गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ रोक दिया, एक गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ मैंने रोक दिया, एक गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ मैंने रोक दिया, एक गैस के मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ रोक दिया। अब हुआ ये कि एक और गैस का मॉलिक्यूल है, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ। ये गैस का मॉलिक्यूल ये चलते हुए गया यहाँ तक का, यहां गया और इससे जाकर टकरा गया। जब इससे टकराएगा तो इसको हम कहेंगे कॉलिजन। ये कॉलिजन किया, टकराने के बाद ये गैस का मॉलिक्यूल यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद टकरा गया। अब टकरा के इस डायरेक्शन में आया, यही मॉलिक्यूल है,
रेड कलर का इसी के लिए बनाया है। ये मॉलिक्यूल टकरा के इधर आया और अब ये यूं आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, यूं गया, पहले यूं गया, इससे टकराया, टकराने के बाद अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये आया यहां से, ये पहुंचा, ये वही मॉलिक्यूल अब तक नहीं टकरा रहा है, यहां आया, अब इससे टकरा गया, जैसे ही इससे टकराया, इसके टकराने के बाद अब ये इस तरफ मूव कर गया, यही गैस का मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल अपना, क्योंकि मैं अब वो एनिमेशन तो दिखा नहीं सकता हूँ इसके अंदर, तो यही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, यही मॉलिक्यूल यही है, ये तीन अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर रहा है, यूं गया, अभी नहीं टकराया, फिर इससे टकरा गया, इससे टकराने के बाद फिर इसने अपने डायरेक्शन को और कहीं ले लिया, ये रहा, ये गैस का मॉलिक्यूल फिर यूं गया, यूं गया, अब इससे टकराया, इससे टकराने के बाद फिर इसी मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल यहां आ गया, फिर इसने आगे गया, अभी ये नहीं टकरा रहा है, फिर जाके इससे टकराया यहां पर, इससे टकराने के बाद हो सकता है कहीं और चला गया, ये मॉलिक्यूल वहां तक पहुंच गया। अब इसमें मीन फ्री पाथ क्या है, फ्री पाथ पहले समझना, मीन तो हम बाद में देखेंगे। देखिए पहले यहां से यहां गए, टकराया, टकराने के बाद जितने रास्ते में नहीं टकराया, यानी कि टकराने से पहले का जो रास्ता है इसके अंदर, ये जो डिस्टेंस बचता है, इसी को हम कहते हैं फ्री पाथ। जब तक वो नहीं टकरा रहा है, इसको आप कह दो कि भाई ये जब तक नहीं टकराया है, इसका जो लेंथ नापा, इसका लेंथ आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इसको हम कहते हैं लैम्डा के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब ये पहुंचा, यहाँ टकराया, टकराने के बाद अब ये नहीं टकरा रहा, अभी भी नहीं टकराया, फिर यहाँ जाके टकराया, तो ये सेकंड बार इसका टकराव हुआ, ये लैम्डा उसके कंपैरिजन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वहां मैंने लिखी थी 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये अलग अलग। उसके बाद यहां से मॉलिक्यूल फिर चलना शुरू हुआ, फिर इससे टकराया, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू आ जाए, जब तक नहीं टकराया है उसको कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट करने पर पता चला कि वो निकल कर आ रहा है यहां पर भी 4 सेंटीमीटर, हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो आपने सारा निकाला, इसको हमने कहा लैम्डा 1, इसको कहा लैम्डा 2 और इसको कहा लैम्डा 3। अब इसके अंदर कितनी बार कॉलिजन होगा, लाखों टाइम कॉलिजन होता है, एक बार कॉलिजन नहीं होगा। तो अब ऐसे टाइम पे क्या करते हैं आप लोग, अगर मैथ का याद हो, मीन के अंदर ये होता है कि जब पूरा सीरीज होता है कि 3 हो, फिर 5 हो, फिर 8 हो, फिर 6 हो, अगर आपको इसका मीन निकालना है तो आप मीन निकालने के लिए पूरे को सम करते हो, समीशन x होता है जिसको, और इसको हम क्या कर देते हैं n से डिवाइड कर, जितना नंबर है इन सबको सम करोगे तो 8 और 5 हो जाएगा यहाँ पर, अगर ऐसे सम करते हो 8 और 5 और 3 8, 8 8 16, 16 में 6 ऐड करोगे 22, और इसको डिवाइड किससे करोगे, जितना नंबर होता है, नंबर 4 है, 1 2 3 4, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे, इससे आपका निकल आएगा मीन। तो ये तो मैंने 4 है, अगर यहाँ पे 6 नंबर होता, 6 नंबर को प्लस करके 6 से डिवाइड करते, अगर होता कि यहाँ पे 8 और में डाल देता, तो अब आप क्या करते, इधर मैं कर देता 30, और अब इसको हम किससे डिवाइड करते, 5 से। 6 नंबर होता तो छठे नंबर को इसके प्लस करते और नीचे में 6 लिख देता। अब यहाँ पर तो पता नहीं कितनी बार ये एटम्स होंगे, यहाँ सॉरी कितनी बार कॉलिजन होगा, बताया था ना पहले पॉइंट के अंदर कि लार्ज नंबर और स्मॉल पार्टिकल होंगे, तो इसके अंदर कॉलिजन भी फिर दमदार तरीके से होगा, धड़ाधड़ एक दूसरे कॉलिजन कर रहा होगा इसके अंदर। जब आप इसका अलग अलग बताने बैठोगे तो हो सकता है कि 5000 साल लग जाए बताने में, सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल का। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम इस्तेमाल करते मीन का, मीन आपको आसान कर देता। अगर आपसे पूछोगे भाई पिछले महीने का बिल क्या आया है, पिछले साल का, तो हर महीने के बताने के बजाय नॉर्मली लोग एवरेज बता देते कि एवरेज जो चल रहा था वो 4000 आ रहा था, एवरेज जो चल रहा था 10,000 आ रहा था। 10,000 का मतलब है कि हर बार 10,000 नहीं आ रहा होगा, किसी महीने 8,000 भी आया, किसी महीने 13,000 भी आया, किसी महीने 10,000 भी आया, किसी महीने 11,000 भी आया। वो हमने एवरेज निकाला होगा, पूरे 12 महीने का बिल सम किया और 12 से डिवाइड कर दिया होगा, इसको हम एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर हजारों मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे, हर का फ्री पाथ निकल रहा होगा। फ्री पाथ याद रखिए उसको कहते हैं जितने देर तक मॉलिक्यूल टकराया नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का नहीं टकराया है, जितने देर वो नहीं टकराएगा उसको हम कहेंगे फ्री पाथ। जितने देर तक नहीं टकराया उसको हम कहेंगे फ्री पाथ, जितने देर तक नहीं टकराया उसको कहेंगे फ्री पाथ। इस तरह से हर का फ्री पाथ निकलेगा, लाखों फ्री पाथ की वैल्यू निकल आएगी, हम उसका निकाल लेते मीन। अब मीन निकालने का क्या तरीका होगा, मीन निकालना है तो आप इधर लिखोगे ये लैम्डा 1, क्योंकि वैल्यू तो मैं लिखने से रही तो मैंने अंदाजे में लिखा, प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। कितना होगा मुझे क्या मालूम भाई, ये तो अरबों में होगा यहाँ पर, तो इसको लेकर जाएंगे और लैम्डा n लिख देंगे और डिवाइड बाई कितने कॉलिजन्स होंगे मुझे क्या मालूम,
ये तो अरबों में होगा, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, इससे निकल आएगा मीन। तो अब यहाँ मीन के लिए एक्स का सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां लिख देंगे लैम्डा एम लिख देंगे। तो ये कहलाएगा हमारे पास, इसी को कहते हैं ये जो है ना, ये मीन फ्री पाथ के जब तक गैस के मॉलिक्यूल्स में डेफिनेशन में आप पढ़िएगा, यही लिखा हुआ है, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन, ये देखिए पहला कॉलिजन यहां हुआ, दूसरा कॉलिजन यहां पर हुआ, तो दो कॉलिजन के दरमियान जो यहां पे डिस्टेंस नजर आ रहा है, उसके बाद कॉलिजन यहां जाकर हुआ, तो इनके दरमियान का जो फासला होता है उसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसके अलावा एक और वर्ड होता है हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये भी मैं आपको लिखवा, पहले ये लिख लो आप लोग, इसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको तो उसके अंदर ये काम आएगा करंट के टॉपिक में। फिजिक्स अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो फिजिक्स का भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उसके अंदर भी हम जाएंगे, तो वहां पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ताउ मीन अभी लिखवा रहा हूं, इसको लिखो, फिर मैं आपको ताउ मीन बताता हूं क्या होता है, इसी के अंदर का हिस्सा है। अच्छा, ज्यादा कुछ मैंने नहीं मिटाया, क्योंकि इसी सिर्फ साइड का मिटाया है, इसी डायग्राम के अंदर हमने काम करना था। अब ये क्या है, इस सिंबल का नाम होता ताउ। अब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या चीज है, हुआ ये कि जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक गया, नहीं टकराया, यहां टकराया, यहां टकराने के बाद जब यहां तक आया ना, तो बीच में उसको क्या मिला, रेस्ट मिला। जैसे मैं यूं जा रहा हूं, यूं जा रहा हूं, यूं जा रहा हूं, अभी नहीं टकरा रहा हूं, रिलैक्स जा रहा हूं, अचानक से यहां टक्कर हुआ तो मैं इस तरफ फेंका गया। अब टकराव हुआ, टकराने के बाद फिर आराम आराम से जा रहा हूं मैं यूं करके, फिर यहां टकराया, टकराने का फिर फेंकाया, यानी कि जब तक मेरे अंदर टकराव नहीं हो रहा मैं रिलैक्स जा रहा हूं, और अचानक से जाके यहां झटका मार रहा मैं फेंका रहा हूं। तो ये जो झटका लगने से पहले जो रिलैक्स होकर जा रहा हूं ना, जितने टाइम मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है उसी को हम कहते हैं एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज क्यों कह रहे, क्योंकि भाई कभी ज्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी ये हो रहा है कि जा रहे बहुत जल्दी को धक्का मार दे रहा है, कभी थोड़ा रुक कर धक्का मार रहा है, कभी हो रहा है कि कोई 2 सेकंड बाद धक्का मार रहा है, कभी कभार मुझे कोई 5 सेकंड बाद धक्का मार रहा है, कभी कोई मुझे 7 सेकंड बाद धक्का मार रहा है, कभी मुझे अगले सेकंड धक्का मार दे रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। तो अब इसको बताने के लिए हम एवरेज या मीन का सहारा लेते हैं। एवरेज भी यही होता है कि पूरे आपको वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, जितना नंबर होता है उसको सम करते हो, उसी से एवरेज निकल कर आता है और वही मीन कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक जब पहुंचा तभी बीच में नहीं टकराया, तो इसको हम कह देंगे यहां पर ताउ 1, टाइम को ही कहा, लेकिन यहाँ पे ताउ से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल यहाँ टकराया, टकराने के बाद अब हो सकता है यहाँ से यहाँ नहीं टकराया, हो सकता है ये हमारे पास लग गया 5 सेकंड का, 5 सेकंड ये रिलैक्स किया, 5 सेकंड तक इसके अंदर टकराव नहीं हुआ, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद टकराव हुआ, फिर आया और आराम आराम से जाना शुरू हुआ, रिलैक्स होकर जा रहा, कोई टकराने वाला नहीं। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा टकराव हो गया, तो ये हो गया, यहाँ पे रुक गया। जैसे टकराव से पहले चेक करोगे तो वो टाउ 2 निकल आएगा। हो सकता है कि ये भी हमारे पास निकल कर आया हो 3 सेकंड, फिर यहाँ गया, यहाँ टकराने के बाद फिर आराम आराम से चलना शुरू, चल रहा है, अचानक से फिर इसको टकराव लगा। जब तक टकराव नहीं लगा था उसके बाद आपने टाइम स्टॉप वॉच ओपन किया और चेक किया, ये बन गया यहाँ पर टाउ 3। हो सकता है कि यहाँ पर हो 2 सेकंड, अलग अलग हो सकता है। तब इस तरह से पूरा चलता रहेगा, ये हो जाएगा टाउ 4, ये हो जाएगा यहाँ पर जब तक वो नहीं टकराया, रिलैक्स कर रहा है, उसको टाउ 5 कहेंगे, 4 5, ये कहलाएगा टाउ 6। इस तरह से सारा आप निकालिएगा। अब निकालेंगे सारा तो अरबों ताउ निकल आएगा यहाँ पर। तो हम ये करते हैं कि ताउ 1, ठीक है, फिर उसके अलावा ताउ 2, टाउ 3, टाउ 4, इस तरह से चलता रहेगा, और टाउ n डिवाइड बाई n। अब ये एवरेज कहो या इसको मीन कहो, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर TM भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, कि 2 टकराव के दरमियान का जो टाइम ड्यूरेशन, यूं टकराया उसके बाद यहां टकराया, बीच में नहीं टकराया तो बीच में उसने रेस्ट किया, रिलैक्स किया, उसी को हम कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका सेकंड पॉइंट के अंदर है, भले ये वाला इसका हिस्सा नहीं है, मीन फ्री पाथ का है, लेकिन आगे जाइएगा करंट वगैरह के टॉपिक के अंदर फिजिक्स में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने सोचा अभी इसको बताते हुए चले जाए, फिर वहां पर थोड़ी सी दोबारा से आसानी हो जाएगी पढ़ समझने के लिए। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम करेंगे अब तीसरा पोस्टुलेट्स। अच्छा, चारों पॉइंट इसके अंदर मजीद 7 लिख दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला और दूसरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, दूसरा इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये सब छोटा छोटा है, तो सारा इसके अंदर एक साथ ऐड कर दिया। सबसे पहले लिखा हुआ है कि गैस एग्जैक्ट प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब अगर इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, ये भाई गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है,
आपस में भी टकराते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल। जब आपस में टकराएंगे ना तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब ये गैस के मॉलिक्यूल ये जाकर इस जगह में टकराते हैं, जब टकराएंगे धक्का मारेगा तो यहाँ पे फोर्स मारना, और जितने एरिया में मारेगा उसको हम कहेंगे एरिया, और जब फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो यही कहलाता है प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते होंगे लेकिन उस टाइम हमारे पास प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल लग रहा है तो इससे प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हिट करूंगा या दीवार में जाके टक्कर मारूंगा तो दीवार में जब कॉलिजन करूंगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन करते हैं तो उससे प्रेशर क्रिएट नहीं होता। याद रखिएगा, जब वो कॉलिजन करते हैं दीवार में जाकर, या तो सॉरी वॉल, उनका वॉल होता है, लेकिन गैस को हम खुले में नहीं रख सकते, तो जब वॉल में जाकर वो हीट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो यही लिखा हुआ एग्जैक्ट का मतलब होता है लगाना, गैस के एग्जैक्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इसके बाद अगला वाला जो हमारे पास है, गैस पार्टिकल अंडरगो इलास्टिक कॉलिजन। दो वर्ड होता है फिजिक्स के अंदर, इसका डिटेल मिल जाएगा। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन में ये होता है बिफोर एंड आफ्टर चेंज आ जाता है एनर्जी वगैरह में। इलास्टिक कॉलिजन ये होता है जो एनर्जी टकराने से पहले जिस एनर्जी से वो गया है, जो उसकी मोमेंटम वगैरह है, उसी से उतने ही के साथ वो वापस भी आएगा। बस ये होता है डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई इसके अंदर एनर्जी में लॉस होगा ना ही गेन होगा। तो यही लिखा हुआ गैस पार्टिकल अंडरगो इलास्टिक कॉलिजन। इसके अंदर जितने भी कॉलिजन वगैरह सारा का सारा इलास्टिक होता है, वही लिखा हुआ है अ कॉलिजन इन विच नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ये था इसका चौथा पॉइंट। पांचवे में जाएं तो पांचवे के अंदर होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ऑन द मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर ये नहीं होता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल को ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखती, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, तो सारे मॉलिक्यूल को ऊपर होने ही नहीं चाहिए, सही सारे मॉलिक्यूल को नीचे सरफेस नीचे की तरफ आ जाना चाहिए सारे मॉलिक्यूल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी सिलेंडर वगैरह में गैस मौजूद है किसी कंटेनर के अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल नीचे नहीं बैठे रहते, बिल्कुल ये पूरे में फैले हुए होते। जैसे कंटेनर का ढक्कन खुलता है गैस का मॉलिक्यूल निकलना शुरू होता है। अगर ग्रेविटेशन का असर हो जाए तो सारे मॉलिक्यूल नीचे हो जाएंगे। जब मैं ऊपर से ढक्कन खोलूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल उड़ने ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसे इसके अंदर लीकेज होगा सारे मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल को जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे तो हम जमीन वासी जितने भी है हम सांस लेने के मोहताज हो जाए, क्योंकि सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए, इस सारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है इसको जमीन अपनी तरफ खींच लेगा। फिर हमें सांस लेने के लिए जमीन को सूखना पड़ेगा, जा जाकर हर एक 2 कदम चलेंगे, 2 सेकंड चलेंगे, फिर जमीन की तरफ जाएंगे सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसके लिए ग्रेविटेशन जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है, उसके लिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये लिखा हुआ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो सपोज्ड टू बी नेग्लिजिबल। थोड़ा बहुत अगर अट्रैक्ट करा लेकिन वो नेग्लिजिबल है, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल माइनर सा होता है, उसको आप लोग हटा देते हो। और उसके बाद आते अगला वाला है देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। इससे पहले भी जब ये शुरू हुआ तो मैंने बताया था एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और कितना बताया था वहां पर ये होते हैं 300 टाइम्स ऑफ डायमीटर। क्या मतलब, जैसे अगर ये एक गैस का मॉलिक्यूल ये रहा, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, और एक गैस का मॉलिक्यूल ये रहा, अगर इसका डायमीटर मैं कह दूं 2 सेंटीमीटर है और इसका भी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ गैस है, तो इनके दरमियान जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा कहा जाता है 300 टाइम होगा। 300 टाइम का मतलब, अगर ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा और मैं आसान कर दूं, एक गैस का मॉलिक्यूल ये रहा, 1 सेंटीमीटर ये है इसका डायमीटर, और एक मॉलिक्यूल इसका है, इसका भी है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों गैस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है डायमीटर के कंपैरिजन 300 टाइम दूर होता है। तो 1 का 300 टाइम कितना होना चाहिए, 300 सेंटीमीटर, यानी कि एक गैस का मॉलिक्यूल कहीं होगा तो दूसरा कहीं और होगा। अगर इसमें बात करें तो इन दोनों के दरमियान का कितना डिस्टेंस होगा, तो इसके डायमीटर के मुकाबले में 300 टाइम। तो 2 का 300 निकालिएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इनके दरमियान के सेंटीमीटर की गलती से लिख दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो 600 सेंटीमीटर होगा। तो डायमीटर के कंपैरिजन से निकाला जाता है।
अब ये एक अंदाजा मतलब कुछ एवरेज, अब ये नहीं कि हर बार 600 होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं, कभी कभार इनका डिस्टेंस 0 भी होता, करीब आते हैं। तो ये एक एवरेज इसका बताया गया है कि जब गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर तक जाते रहते हैं उसके डायमीटर के मुकाबले में, अब वो देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन छोटा है तो उसका डायमीटर कम होगा। अब वही चीज ऑक्सीजन के लिए चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का डायमीटर ज्यादा है तो उनके दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। तो यही लिखा हुआ देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल, दो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस खाली होता है। तो ये आपका 4 पॉइंट यहाँ हो गया और 2 पॉइंट को हमने अलग अलग डिस्कस किया था। अब एक और पॉइंट है वो इसके बाद मैं करूंगा, इसमें आपने जो लिखना है लिख लीजिए, फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अच्छा, 7वां पॉइंट जो हमारे पास है ये कुछ काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान है। अब ये काइनेटिक एनर्जी तो वही हाफ mv² वगैरह करोगे, फिर क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। एक वर्ड यहाँ पर टेम्परेचर के साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाए। टेम्परेचर को अलग अलग स्केल में काउंट करते, प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में नापते, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो कोई भी डिग्री की वैल्यू उसके अंदर 273 ऐड करके। अब ये 273 क्यों आया है, जब हम चार्ज फ्लो वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर डिटेल पता चल जाएगा। फिलहाल एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड लिखना जरूरी है, अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो फिर आपके लिए नंबर माइनस हो सकता है। तो हर जगह लिखा होगा, यहाँ पर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। किस तरह से होता है इसको देख लीजिए, थोड़ा आपके लिए आसान। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ जाना चाहिए। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज यहां पर यह देखना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली, या यूं लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान मैं आपसे पूछूं कौन सा रिलेशन है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग ग्राफ वगैरह ये पता हो प्रोपोर्शन के बारे में, जब दोनों चीज डोमिनेटर में होता है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा। एक और देखते हैं यहाँ पे, इनवर्स रिलेशन इस तरह का होता है, एक चीज नॉमिनेटर में और दूसरा कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। ये दोनों नॉमिनेटर में, ये भी ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, और ये भी ऊपर साइड में, तो ये यहाँ पे नॉमिनेटर है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर मैंने इसके अंदर, या तो इसको समझने के लिए एक आसान सा चीज, के कहीं पर पानी रखा हो, क्योंकि गैस से समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने कोई वाटर लिया और उसको ले जाकर चूल्हे में चढ़ा दिया, चूल्हे में चढ़ाया और आपने हीट देना शुरू किया। जैसे जैसे उसके अंदर हीट बढ़ेगा, हीट के बढ़ने की वजह से अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप नोट करिएगा उसके अंदर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब ये देखिए खुद आपको आंखों के सामने, आप कोई भी कंटेनर वगैरह में करिएगा, उसके अंदर उछल कूद बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा, बॉइल हो रहा पानी। तो ऑटोमेटिक जब आप हीट दीजिएगा तो टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं इसको यूं बनाऊं, यहाँ से हीट ऐड किया तो हीट ऐड करने से टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर हरकत बढ़ गया, मूवमेंट बढ़ गया, तो वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ गया तो इनके दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान भी जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन हो, क्योंकि सब एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हुए। हीट वगैरह ऐड किया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी। तो बीच के हिस्सों को हटाकर डायरेक्ट हमने बता दिया काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पर यही आगे लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे तो इसका भी डिटेल नजर आता है कि किस किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके अलावा प्रेशर पे, वॉल्यूम पे एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है ड्राइव होकर। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी सिंगल मॉलिक्यूल वगैरह के लिए मालूम करते हैं, वो होता है इज इक्वल टू N3/2 RT। जब हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को ड्राइव करवाएंगे तो उसके बाद ना इसको देख लेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। भले आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में नो हाउ होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या क्या है, क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें फिजिक्स में भी आपको पढ़ाई जाती है, क्योंकि फिजिक्स में मैटर के हवाले से बात करते हो। तो आपका इस कोर्स के अंदर 12 चैप्टर है, लेकिन 12 में से ये जो एक चैप्टर जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है फिजिक्स के अंदर भी। तो ये हो गया 7वां पॉइंट। 7वें के बाद 2 पॉइंट और है, 8वां और 9वां, वो दोनों साथ करवाऊंगा।
दोनों साथ लिख दूंगा क्योंकि वो दोनों काइनेटिक पोस्टुलेट्स के अंदर गलत थे। काइनेटिक पोस्टुलेट्स के अंदर बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा 2 पॉइंट है गलत है, वो हम आगे भी करेंगे। फिर कौन सा वो आइडियल गैस के लिए फिर गैस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आइडियल और रियल। आइडियल के लिए कहा जाता है जो गलत वाला वो भी एक्सेप्टेड है, रियल गैस के लिए 2 पोस्टुलेट्स गलत हो जाता है। तो इसको लिखिए, फिर हम जाते हैं पोस्टुलेट्स नंबर 8 और 9 में। अच्छा, ये आखिरी 2 पॉइंट यहाँ पर 8वां और 9वां। अब ये दोनों फॉल्ट है, इसके अंदर कुछ एरर होता है। यानी कि अगर आइडियल गैस के हिसाब से जो दो गैस भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है आइडियल गैस। आइडियल गैस के हिसाब से तो भाई ये सारे पोस्टुलेट जो 9, 10 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम यही 9 तक वाइंड अप कर लेते हैं। काफ़ी है, जो मेन ये होता है दुनिया भर के अंदर यही पढ़ाया जाता है। तो आइडियल गैस के हिसाब से कोई मसला नहीं, सारे पोस्टुलेट जो 9 तक का वो ठीक है। लेकिन वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद कुछ गैसेस वगैरह में मामला होता है, फिर बहुत सारी चेंजिंग आती है और फिर एक नया गैस का कहानी आता है जिसको हम कहते हैं रियल गैस। तो रियल गैस के हिसाब से 2 पोस्टुलेट में फॉल्ट होता है। 2 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अजम्पशंस का हो या पोस्टुलेट्स का हो, ASSUM अजम्पशंस, फॉल्ट, फॉल्टी। 2 के अंदर फॉल्ट निकल कर आता है और वो 2 फॉल्टी अजम्पशन यही है। जब आपसे पूछा जाए ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखे पेपर में, तो सारे लिख दीजिएगा। आपको फिर ये नहीं देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके अंदर। लेकिन अगर वो स्पेशली पूछे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर 2 कौन सा फॉल्ट है, तो फिर आपको ये 2 लिखना पड़ेगा। अभी बताता हूँ ये दोनों क्या है। एक तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी पीछे भी बात की थी कि एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से बहुत दूर होता है। अगर एक सिलेंडर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, तो एक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन कितने दूर होता है, तो 300 टाइम्स ऑफ डायमीटर। यानी गैस का अपना जो डायमीटर होता है उसके कंपैरिजन 300 टाइम दूर होता है। अब अगर इस गैस को मैंने कंप्रेस करके चाहूं तो इसे मैं इस जगह में कलेक्ट कर सकता हूं। ये जो इतना सारा आपको गैस नजर आ रहा है, इन तमाम गैस को इतने छोटे से जगह में मैं जमा कर दूं, ये रहा, ये सारे गैस को। तो ये जो कहलाएगा ना, ये जो जगह है, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि हालांकि इससे भी कम, अगर मैं इससे छोटा बनाऊं तो फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा। और इसको कहते हैं वो वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये। और ये जो है ना पूरा कंटेनर का जो हमने लिया है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। तो कंटेनर के कंपैरिजन जो आपको मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, वो इंतहाई कम होता है। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर वो आपका 12 बाई 12 का कमरा, इस कमरे में गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, इस पूरे कमरे के गैस को ना मैं इतने से हिस्से में ना, ये बिल्कुल माइनर से हिस्से में सबको जमा कर सकता हूं। तो गैस का जो अपने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ना, वो इंतहाई कम होता है जो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन। तो पहले ये किया जाता था कि गैस का जो अपना वॉल्यूम है उसको हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। यही लिखा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। यानी कि गैस का जो अपना वॉल्यूम है ना, वो किसके कंपैरिजन, कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है, इसके कंपैरिजन गैस का जो अपना वॉल्यूम है वो इंतहाई कम होता है। तो इसको पहले के दौर में नेग्लेक्ट कर दिया जाता था और माना किया जाता था कि जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा जाएगा वही कंटेनर के वॉल्यूम को हम गैस का वॉल्यूम मान के चला लेंगे। ये रहा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे इस कंटेनर का अगर वॉल्यूम, अगर मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम लिखता हूं 10 dm³ और ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डला हुआ है। अब कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या है, तो आप बताइएगा 10 dm³। लेकिन अगर मैंने इसी कंटेनर से गैस निकाल के बड़े वाले कंटेनर में डाल दिए, कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही H2 को इसके अंदर डाला है। इस कंटेनर का वॉल्यूम है मान लो 15 dm³। अब आपसे पूछे कि बताइए हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, तो यहां पर अब आप बता दोगे 15। यानी कि इसका जो अपना है ना, जो इसका अपना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, वो आपने कर देना नेग्लेक्ट। बस इसको जिस कंटेनर के अंदर डाला जाएगा
कंटेनर का वॉल्यूम चेक करना और उसी को हम वॉल्यूम ऑफ गैस मान के चला लेंगे। तो यही आपके पास आता है। बाद में ये चीज़ गलत साबित होता है, नहीं भाई गैस का जो अपना वॉल्यूम होता है वही रखना है, और फिर वो आगे जाते हुए डेविएशन आता है, फिर वंडर वॉल इक्वेशन होता है, बहुत दूर जाने के बाद फिर वो रियल गैस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आइडियल गैस में याद रखिए, क्योंकि आप लोग की ज्यादातर जो थ्योरी बनी हुई है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिर जनरल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह, सब आइडियल गैस के बेस में बना हुआ है। और आइडियल गैस का जो बेस है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से निकलता है, और वो कहता है कि गैस का अपना वॉल्यूम उसको हटाइए, बस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही लीजिए। अगर एक बहुत बड़ा सा मैं कंटेनर ले लूं, ये रहा, इतना बड़ा सा कंटेनर अब उठा लिया और इसी गैस के मॉलिक्यूल को इसमें ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब कोई पूछे कि बताइए इसका हाइड्रोजन गैस, पहले इसका वॉल्यूम यहाँ 10 था, यहाँ 15 हुआ, अब कितना होगा? तो अब भाई हाइड्रोजन इसके अंदर कंटेनर का वॉल्यूम चेक करेंगे। कंटेनर अगर हो जाएगा 50 डीएम क्यूब का, तो कह देंगे वही 10 मॉलिक्यूल वाला, 11 मॉलिक्यूल वाला जो गैस का है उसके वॉल्यूम हम मानेंगे 50। तो ये आपका दूसरा एक और अजम्पशंस था जो रियल गैस के अंदर ये सही साबित नहीं होता, आइडियल गैस के हद तक ये ठीक है। और क्या है इसके बाद, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। पहले आइडियल गैस के हिसाब से लिखा हुआ भी होगा इसके अंदर, आइडियल गैस के मुताबिक ये बात कही जाती है कि भाई ना गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान, ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है इनके दरमियान ना अट्रैक्शन है ना रिपल्जन है। पहले के दौर में ये बात इसलिए भी कही जाती थी कि अगर कहीं पर गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर बंद है, अगर मैं उसको खोल दूं तो गैस के मॉलिक्यूल उसके अंदर से फुर फुर करके उड़ जाएंगे। यही है ना, आप कई बार आपके घर के अंदर सिलेंडर भरे हुआ है आपके 10 लीटर वाला, और आपने उसको जाके खोल दिया, खोलोगे तो गैस आपको सू सू करके निकलता हुआ नजर आ जाएगा। इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल। तो यही इसके अंदर है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक बोतल के अंदर पानी भरा हुआ, पानी का ढक्कन खोल दिए, पानी उड़ना नहीं शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बोतल में गैस भरा हुआ है, उस बोतल को खोलिए ढक्कन, गैस के मॉलिक्यूल उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कहा जाता था कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आज के दौर में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन मतलब होता है, उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम यही बात मानी जाती थी कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो उसी के हिसाब से देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अमंग आइडियल गैस। क्लियर उन्होंने कर दिया, आइडियल गैस के मुताबिक कोई इसके अंदर ना अट्रैक्शन और ना रिपल्जन होता है। ईच मॉलिक्यूल एक्ट एज क्विट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब आजाद, और ये क्विट जो है ना, इसको जरा ख्याल रखिएगा, इसको आप लोगों ने कीप क्वाइट, खामोश वाला नहीं है, इसका मतलब होता है मुकम्मल। तो आइडियल गैस के मुताबिक जो गैस के मॉलिक्यूल मुकम्मल आजाद होते हैं। लेकिन वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद बहुत सारी चेंजिंग वगैरह आती है, वंडर वॉल वगैरह आता है, तो भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ये सारा फिनोमिना भी इसके अंदर ऐड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन भी आएगा, रिपल्जन भी आएगा, और कहानी फिर आगे बढ़ती है जो रियल गैस के अंदर पढ़ाई जाती है। आइडियल गैस में अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होता है। तो ये आपका जो तमाम पॉस्टुलेट्स यहाँ मुकम्मल हो गया। अब अगले वाले लेक्चर के अंदर जो हम जाएंगे उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम का। आर.जे. क्लॉजिस के नाम से एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था काइनेटिक गैस इक्वेशन का, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जब इसके अंदर जाते हैं और हीट करना शुरू करते हैं, तो हीट करने की वजह से इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, और फिर उससे फॉर्मूला निकल कर आता है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। तो ये क्या चीज है, कैसा है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बाज औकात इसका, अच्छा इसको मैं ना ड्राइव भी करवा दूंगा आपके, हो सकता है कोचिंग वगैरह के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कहीं पर भी आप पढ़ ले, उसको ड्राइव नहीं करवाया जाता है, वो सब एक दूसरे पे छोड़ देता है, क्योंकि इसका ताल्लुक फिजिक्स से भी होता है। हमारे केमिस्ट्री के बुक में भी डला हुआ है, केमिस्ट्री में भी ये डला हुआ, लेकिन लोग करवाते नहीं है, वो सब एक दूसरे पे टोपी डाल रहे होते हैं कि फिजिक्स वाला करवा देंगे। जब सेकंड ईयर में जाते हैं तो सेकंड ईयर वाले कहते हैं वो फर्स्ट ईयर वाले ने करवा दिया होगा, यूनिवर्सिटी में जाते तो कहते हैं कि भाई पीछे आपको करवा के भिजवा दिया गया होगा। तो ये हम यहाँ पर आपको करवा देंगे फर्स्ट ईयर में ही। मेरे लिए भी फायदा होगा, जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको 50% इसके बारे में पूरा नो हाउ होगा। तो अगली वीडियो में पहले में हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके अगली वाली वीडियो में इसका डेरिवेशन करवा दूंगा। डेरिवेशन आपको नॉर्मली कोई जल्दी केमिस्ट्री में नहीं करवाता है, लेकिन इस चैनल के अंदर आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और मेरे लिए भी, मेरे अपने फायदे के लिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि बाद में फिजिक्स के लिए मुझे आसानी हो जाए आपको पढ़ाने पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काइनेटिक गैस इक्वेशन वाले के में। तो अल्लाह हाफिज। और कुछ जगहों में ये एक और फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 mN, और इस तरह से यूं बना हुआ रहता है, और इसके ऊपर बार स्क्वायर ड्राइव करके निकाला था R.J. क्लॉजिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, आइडियल गैस का एक जान है ये।
एक ताकत है, ये चीजें प्रूव हो रही होती है। ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली कोई जल्दी ड्राइव नहीं करवाता फर्स्ट ईयर के अंदर, आप लोग कहीं और भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये। अब ये बार क्यों लगा है? बार असल में मीन के लिए होता है। 5 का स्क्वायर 25, यानी कि हर के ऊपर आपने क्या लगाना, स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि सर ये स्क्वायर आता कहां से? स्क्वायर ही क्यों लिया, क्यूब ले लेता सकते हो, बड़ा एन लिख सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, याद रखिएगा, काम आएगा ऊपर काइनेटिक गैस इक्वेशन में। फिर उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर नाजिल कहां से होता है, क्यूब क्यों नहीं नाजिल हो गया, पावर 4 क्यों नहीं नाजिल हो गया।